प्यारे विद्यार्थियों, आपके इनकम टैक्स का जो पेपर है उसमें मैंने आपको इससे पहले बहुत से चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिनमें पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय आप किस तरह से निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। मानी गई आय कौन कौन सी हैं, हानियों की पूर्ति और उनको आगे किस तरह से ले जाया जा सकता है, और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी करमुक्त आय हैं जिनके ऊपर आयकर नहीं लगता है। अब बात आती है, जो आज का अपना टॉपिक है वो है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियां। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियां मिलती है। कटौती का मतलब ये होता है जिससे आपकी सकल कुल आय कम हो जाए। आय कम होगी तो नेचुरली कर में फायदा होगा, कम कर लगेगा। इसलिए एक आयकर के विद्यार्थी को जो आयकर के अंतर्गत विभिन्न भुगतानों से संबंधित और आय से संबंधित जो डिडक्शंस, जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। तो ये जो कटौतियां हैं इनको चैप्टर 6 की कटौती बोलते हैं। 80C से 80U, 80C से 80U यानी 80C टू 80U ये धारा है, आयकर की धाराएं हैं इनकम टैक्स की। जैसे आपकी 80C है, 80CCC है, 80D है, 80DD है, 80G है। तो 80 के साथ साथ ये जो कैपिटल लेटर्स लिखाए गए हैं इनको बोलते हैं आयकर की धारा। और इन धाराओं के अंदर ये वर्णन होता है कि आप ऐसे ऐसे अगर कोई भुगतान करोगे तो आपको इस तरह से सकल कुल आय में से छूट मिल जाएगी, आपकी सकल कुल आय कम हो जाएगी। और इस तरह की कोई इनकम है तो उसमें भी आपको इस तरह प्रकार से छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, कटौती मिल जाएगी। अब ये डिडक्शंस की डिटेल आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक करदाता के जो आप टैक्स की गणना करोगे ना, वो टोटल इनकम पे करोगे, कुल आय के ऊपर। अब कुल आय किस तरह से निकलती है ये खाका आपके दिमाग में आना जरूरी है कि एक जो असेसी है, करदाता है, उसकी कुल आय किस तरह से निकलेगी, कैसे। जैसे मान लो कि जो करदाता है उसकी आप क्या करेंगे कि पहले तो उसकी पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय की गणना कीजिए। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय याद कीजिए, ठीक है। और फिर पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय, जैसे, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई एसएससी ऐसे होते हैं जिसे सैलरी हेड की इनकम नहीं होती, उसके अलावा बाकी हेड्स की हो सकती है, जैसे पार्टनरशिप है या कंपनी है एक्सेट्रा। तो अभी पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि अगर कोई डीम्ड इनकम है, मानी गई आय है, ऐसी आय जो देखने में दूसरे व्यक्ति की होती है लेकिन है वो करदाता की, उसको आप ऐड कर लीजिए पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय में। फिर उसके अलावा आप क्या करेंगे, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से, अस्पष्ट साधनों से अगर करदाता की कोई आय है उसको भी उसमें सम्मिलित कर लीजिए। किसमें, जो पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय आई है उसमें क्या क्या जोड़ा आपने, मानी गई आयों को जोड़ा और अनडिस्क्लोज सोर्सेज से कोई इनकम है उसको जोड़ा। और फिर ये जो टोटल आया है इस टोटल में आप क्या करेंगे, हानियों की पूर्ति, सेट ऑफ लॉसेस, अगर किसी तरह की हानि की पूर्ति आपको करनी है तो उसका भी समायोजन कर लीजिए। जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि हानियों की पूर्ति और उनको किस प्रकार की जा सकती है और उनको कैसे आगे ले जाया जा सकता है, कितने सालों तक ले जाया जा सकता है, वो उसी शीर्षक में कैसे पूर्ति करेंगे या खुद के शीर्षक के अलावा अन्य शीर्षक से कैसे पूर्ति करेंगे,
ये हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने वाले चैप्टर में बातें दी गई है, जो मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा, आपको वीडियो लेक्चर भी भेजा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपने पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय है, उसमें आपने जो जोड़ आया, उसमें आपने मानी गई आय को जोड़ा, एस्पर साधन आय को जोड़ा, और उसमें से हानि की कोई पूर्ति है उसका एडजस्टमेंट कर लिया, तो आपकी आ गई ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अब जो आपकी जो सकल कुल आय है, उस सकल कुल आय को आप क्या करेंगे कि उसका बाइफर्केशन करेंगे, डिवाइड द ग्रोस टोटल इनकम इन फॉलोइंग पार्ट्स। कैसे? एक तो आप सकल कुल आय का जो बाइफर्केशन करेंगे, अलग अलग उसके टुकड़े करेंगे, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच टैक्स इज इम्पोज अंडर सेक्शन 111 ए, कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115 डबल बी आकस्मिक आय, इनकम फ्रॉम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 ACA एंड टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BVDA, dividend from domestic companies if exceeds 10 lakh rupees under section 115 WDA, income from royalty of patents under section 115 WBF और अदर इनकम। ये आपने क्या किया, ग्रोस टोटल इनकम को अदर अदर टुकड़ों में, अलग अलग हेड्स में बाइफरकेट कर लिया, बांट लिया है। क्यों बांटा है? क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्स की जो रेट है वो अलग अलग है। विभिन्न प्रकार की जो ग्रोस टोटल इनकम के हिस्से हैं उनमें टैक्स की रेट अलग अलग भी है। दूसरी एक शर्त ये भी है कि जो चैप्टर 6 की कटौतियां हैं, ये सकल आय में से जो डिडक्शंस हैं, ये हर इनकम में से नहीं कट सकती। जैसे मैंने आपको अदर सोर्सेज में बताया था कि आकस्मिक आय में से कोई किसी प्रकार की पूर्ति नहीं हो सकती। इसी तरह से लॉन्ग टर्म, इसी तरह से बहुत सी ऐसी इनकम है कि जिनमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस की हानि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकती है, दूसरी से नहीं हो सकती। कुछ प्रतिबंध है कि कौन सी इनकम में से डिडक्शन घट सकती है और कौन सी में से डिडक्शन नहीं घट सकती। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें नीचे दिया हुआ है कि कटौतियों से संबंधित जो नियम हैं उनको आप बारीकी से पढ़ लेना इस पीडीएफ को। फिर उसमें अब बात आती है कि ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि डिडक्शंस देंगे। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये 80C से 80U तक की डिडक्शंस आप ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम, जिसको बोलते हैं TI। अब टोटल इनकम को आप क्या करेंगे कि 10 रुपये के फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना मतलब पूर्णांक करना। जैसे 200 लास्ट में 212 रुपये तो 210 हो जाएगा। लास्ट में मान लो 517 रुपये है तो 520 हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी फिगर आपकी टोटल इनकम का बड़ा फिगर है, लास्ट के जो डिजिट हैं, लास्ट का डिजिट इसमें ऐसे नियम बना लीजिए, 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक इधर जोड़ दो, 5 से कम है तो उसको छोड़ दो। जैसे किसी आदमी की 10,13,832 है तो 10,13,830 हो जाएगी। और 832 की जगह मान लो 838 है तो 840 हो जाएगी। यानी 10 रुपये के फिगर में उसको राउंड ऑफ करना है। अब ये जो सकल कुल आय में से जो कटौतियां हैं, डिडक्शंस हैं, ये 80C से 80U तक कौन कौन सी कटौतियां हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं ताकि आप डिटेल में बुक से इनको पढ़ें और याद करें, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने कुछ ग्रोस टोटल में से डिडक्शंस भी बताई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो कटौती क्या है कि जैसे भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियां हैं, 80C से 80GC तक कुल 13 कटौतियां हैं। और आयों से संबंधित 80IA से 80U तक कुल 16 कटौतियां हैं। तो ये कटौतियां जो है आपको बारीकी से इनका अध्ययन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि महत्वपूर्ण कटौतियों में 80C की कटौती है, किससे संबंधित है? जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ अंशों में ऋण पत्रों में विनियोग
तो ये 80C की कटौती है कि 1.5 लाख रुपए तक आपको इसमें छूट मिल जाती है मैक्सिमम। अगर इनमें विभिन्न विभिन्न चीज़ों के अंदर अगर आप पैसा लगाओगे, पैसा खर्च करोगे, तो 80C की 1.5 लाख तक की छूट आप मिल सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ों में आप पैसा लगा सकते हैं? इसमें आपके LIC है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और आपके PF में जो पैसा जाता है वो है, और आपके बच्चों के ट्यूशन फीस इसमें शामिल होती है 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट, जिसे 80C की अपन बात कर रहे हैं उसमें। और इसके अलावा आपकी जो ये जो हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके अलावा बहुत सी इसमें चीज़ें सम्मिलित की गई हैं कि 80C में छूट लेने के लिए किन किन से संबंधित छूट मिल सकती है। किताब में आप बारीकी से पढ़ेंगे, 80C में दे रखा है कि इन इन चीज़ों में अगर आप पैसा खर्च करोगे तो आपको 80C के अंतर्गत धारा 80C में छूट मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम छूट 1.5 लाख है, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे 80C में लेने के लिए NSC खरीदते हो आप, बच्चों की शिक्षा हेतु ट्यूशन फीस की रसीद लगाते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हो, तो ये सब चीज़ें जो है ये 80C में सम्मिलित होती है। तो 80C के अंतर्गत आप ग्रोस टोटल में 1.5 लाख की अधिकतम छूट ले सकते हो। इसी तरह से आपके 80C के अलावा आपकी 80CCC पेंशन कोष में अंशदान के संबंध में आप कटौती ले सकते हैं। केंद्रीय सरकार की नई पेंशन योजना में अंशदान पर कटौती ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD1, 80CCD2 एवं 80CCD1B। और फिर इसके अलावा आपके जो धाराएं हैं वो डिडक्शंस हैं, उसमें आपके ये भी है कि केंद्रीय सरकार की नई पेंशन योजना में मैंने आपको बता दिया। फिर इक्विटी बचत योजना में विनियोग पर कटौती 80CCG। फिर आपके हैं 80 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती 80D के अलावा आपके दूसरी जो कटौतियां हैं वो कुछ जो इम्पोर्टेंट कटौतियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 80DD विकलांग आश्रितों के भरण पोषण एवं चिकित्सा पर व्यय के संबंध में कटौती अंडर सेक्शन 80D। फिर आपके हैं विशिष्ट रोगों की चिकित्सा उपचार के व्ययों के संबंध में कटौती अंडर सेक्शन 80DD। उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती है अंडर सेक्शन 80E। रिहायशी मकान को प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती है अंडर सेक्शन 80EE। और बिजली से चलने वाले वाहन के क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती है अंडर सेक्शन 80EB। कुछ कोषों, निधियों और पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में जो कटौती है वो है 80G। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन इन इनकम टैक्स। 80G की जो 80G की कटौती है वो किस प्रकार से मिलती है। तो ये 80G की कटौती में क्या करना है कि कुछ कोष तो ऐसे हैं जिसपे करदाता द्वारा गत वर्ष में भुगतान की संपूर्ण राशि की कटौती मिलती है। जैसे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष है, प्रधानमंत्री का अरमोनिया भूकंप सहायता कोष है, अफ्रीका फंड है, ये फंड्स ये आप बुक में अच्छी तरह से पढ़ना है जिसपे संपूर्ण राशि की छूट मिलती है। और दूसरी एक लिस्ट है कि संपूर्ण राशि की करदाता द्वारा गत वर्ष में निम्न कोषों में भुगतान की गई दान की समस्त राशि की 50% छूट मिलती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड है, राजीव गांधी है। और बाकी जो दान हैं वो कटौती लेने के लिए इन फंड के अलावा, इन फंडों के तो कुछ फंडों के पूरी राशि की, कुछ फंडों के 50% की, जैसे मैंने आपको 4 फंड अभी बताए थे। और बाकी जगह जो दान दिया जाता है पुण्यार्थ संस्थाओं को, उसमें आपके जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसके 10% से कंपेरिजन करना है एक्चुअल अमाउंट और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो कम होगा उसकी छूट मिलेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए 100% और बाकी के लिए 50% है। तो ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से आपको तुलना करनी पड़ेगी अगर आप विशिष्ट कोषों के अलावा अन्य पुण्यार्थ संस्थाओं को अगर कोई दान देते हो तो 80G की कटौती बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बारीकी से आपको इसका अध्ययन करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको और भी इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया जाएगा।
मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती ATGG की है, ये आप पढ़ेंगे। और फिर आपके वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में कटौती ATGA है। और फिर राजनीतिक दलों एवं इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती ATGC। और आयों के संबंध में जो कटौतियां हैं वो ATIA है और ATIAB है। और फिर योग्य स्टार्टअप के संबंध में कटौती ATIAC है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विकसित करने में संलग्न उपक्रम या साहस के लाभों पर कटौती ATIAB। सेल्स से संबंधित में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसमें छूट मिलती है। आधारभूत सुविधाओं के उपक्रम के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लाभों कटौती सेक्शन ATIB, इसका आपको ध्यान करना है। आवासीय परियोजनाओं के लाभों के संबंध में ATIBA। फिर इसी तरह से विशिष्ट राज्यों में स्थापित निश्चित उद्योग के लाभों पर कटौती जो मिलेगी वो ATIC। विशिष्ट स्थलों पर स्थापित होटल एवं अधिवेशन केंद्र आदि से हुए लाभों पर कटौती ATID। उत्तर पूर्व राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लिए कटौती सेक्शन ATIE। जैविक विघटीकरण, कचरा एकत्र करने और प्रसंस्करण के व्यवसाय के लाभों के संबंध में कटौती ATJJA। नए रोजगार के संबंध में कटौती ATJJA। और सामुद्रिक किनारे पर स्थित बैंक की कुछ आयों पर कटौती ATLA। लेखकों को अधिकार शुल्क से आय पर कटौती ATQB, ये डिडक्शन से आयों संबंधी। पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में कटौती अंडर सेक्शन ATRRB। बचत खातों में प्राप्त ब्याज के संबंध में कटौती अंडर सेक्शन ATTA 10,000 रुपये मैक्सिमम। और फिर वरिष्ठ नागरिक की दशा में जमा पर ब्याज के संबंध में ATTB। और शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को कटौती डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। तो ये जो कटौतियां हैं उसमें कितनी राशि की छूट मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये नियम आपको बारीकी से पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक अपना डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है, सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियां हैं, ये मैंने एक आपको ब्रीफ नोट बताया है कि ये कटौती कहाँ कौन से पॉइंट पे माइनस होती हैं, कौन सी इसकी जगह है टोटल इनकम निकालते समय, और कौन कौन से प्रकार की किस तरह की हैं, आयों से संबंधित कितनी है, व्यय से संबंधित कितनी है, आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने से पहले इन कटौतियों का आपका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।